हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एंट्री ऐप पे। मैं ब्रजेश यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत हम जो है मध्य प्रदेश की सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो हर एग्जाम के लिए यहाँ पर कारगर सिद्ध होंगी, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे वो कांस्टेबल हो। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को जो है डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो इस पार्ट में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या मध्य प्रदेश जो है हमारा, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पहले हम जानेंगे और फिर उसके बाद जो है क्रमबद्ध तरीके से हम पूरी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे और फिर आप जो है उससे अपने नोट्स बना सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं ब्रजेश यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का जो भाग है एक, इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का परिचय। इसका भाग एक और आएगा जिसमें हम जो है मध्य प्रदेश का भाग परिचय 2 देखेंगे। इस तरीके से जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें, हर चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है विजन क्लियर रहे, आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैप हमने लेके रखा हुआ है, इस मैप की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। इस मैप में मैंने लगभग सभी चीज आपको बताने की कोशिश करी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैप के हिसाब से देखते हैं कि क्या बोल रहा है मैप। तो सबसे पहले तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा भारत है, ठीक है, जो भारत है, तो भारत का जो दिल है वो है हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो हृदय प्रदेश इसलिए भी इसको बोला जाता है। तो जो मध्य प्रदेश है अगर हम बात करें तो बीचों बीच स्थित है, भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी इसको हम बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इस मैप में, तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इधर यहाँ मैंने राजस्थान लिख के रखा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है जो कि पहले एमपी का ही पार्ट था, यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और इधर गुजरात देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो राजस्थान 1 नंबर, उत्तर प्रदेश 2 नंबर, छत्तीसगढ़ 3, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र जो है 4 और गुजरात को हम 5वां नंबर यहाँ पर दे रहे हैं। तो एमपी जो है हमारा 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है भैया? 5 राज्यों से सीमा बनाता है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 5 राज्यों से सीमा हमारा मध्य प्रदेश बनाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहाँ पर एक और जो राज्य है वो है यहाँ पर गुजरात। ठीक है, और अगर हम बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है यहाँ पर। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है, यानी कि फर्स्ट रैंक जो है किसका हो गया, फर्स्ट रैंक हो गया यहाँ पर राजस्थान का और सेकंड रैंक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा एमपी मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो यह बनता है कि मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या फिर अपनी सीमा को टच करता है या सीमा को छूता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी हुई है? तो आप यहां पे ही देख रहे होंगे सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा या सबसे लंबी सीमा जो है वो है उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब कुछ और चीजों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये वाली रेखा जो है इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री जो है रेखा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कौन सा, 23.5 डिग्री की अगर बात करें तो ये भी जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि 23.5 डिग्री जो है ये रेखा है। तो कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री, और ये जो है आप देख रहे होंगे बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है मध्य प्रदेश के। कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है मध्य प्रदेश से और ये मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश को जो है 2 भागों में ये यहाँ पर विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कितने जिलों से गुजरती है होकर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 14 जिलों से, कितने, 14 जिलों से जो है ये यहाँ पर गुजरती है हमारी मध्य प्रदेश की, मतलब जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। तो अगर पश्चिम से पूरब की तरफ आप जाओगे, कहां से,
पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्रम ये रहेगा जैसा कि मैंने लिख के रखा है, पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो कितने होगा? एक, यहाँ पर रतलाम 1, उज्जैन 2, आगरमालवा 3, राजगढ़ 4, सीहोर 5, भोपाल 6, विदिशा 7, फिर ये रायसेन 8, सागर हो गया 9, दमोह 10, जबलपुर 11, कटनी 12, उमरिया 13 और शहडोल हो गया आपका 14। तो 14 जिलों से जो है होकर गुजरता है हमारा कर्क रेखा, तो और बराबर दो भागों में बांटता है। तो ये चीजें हो गई। आपको 14 के 14 का नाम याद नहीं रखना है, आपको मेनली याद रखना है कि कितने जिलों से। तो 14 जो है टोटल इसका नाम हो जाएगा। तो 14 जिलों से जो है ये होकर गुजरता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कर्क रेखा के बारे में बात करी, तो अब जो है कर्क रेखा के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो पूर्वी देशांतर, ये जो मैंने लिख के रखा हुआ है पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। तो एमपी से समय रेखा भी गुजरती है जिसका जो है 82.5 डिग्री आप इसको बोलते हो, 82.5 डिग्री इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर का समय रेखा। और ये एक ऐसी रेखा है जो एमपी से गुजरती तो है लेकिन एमपी के सिर्फ एक जिले से। वो कौन सा जिला है? सिंगरौली। सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है जहां से पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा 82.5 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से पूर्वी देशांतर समय रेखा गुजरती है। तो वो है यहां पर सिंगरौली जिला। कौन सा जिला यहां पर हमारा? वो है ये सिंगरौली, ये वाला जिला जो कि पूर्वोत्तम बिंदु भी है, वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इधर अगर हम बात कर लेते हैं पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर हमारे एमपी में से नहीं गुजरती, एमपी के थोड़ा सा इधर है। अब अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश में तो जो 21 डिग्री 6 मिनट पे उत्तरी अक्षांश रेखा भी गुजरी हुई है। और पूर्वी देशांतर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 82 डिग्री 48 मिनट से ये रेखा भी गुजरती है। तो मेनली जो आपको याद रखना है 82.5 वाली पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। तो समय रेखा आपको यहां पर याद रखना है जो कि सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहां से? सिंगरौली। तो सिंगरौली से होकर जाती है, एकमात्र जिला है जहां से होकर जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। अब जो एक दो चीजें और बता रहा हूं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में ही यहाँ पर मैं बता रहा हूं। तो जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर आप जो है उत्तर से दक्षिण जाओगे, यानी कि यहां से इधर जाओगे, यानी एमपी में अगर हम बात करें इधर नीचे की तरफ जाओगे, यहां से इस पॉइंट तक यहां नीचे जाओगे, तो यहां की अगर किलोमीटर की बात करें तो कितना किलोमीटर हो जाता है? 607, लगभग 605 किलोमीटर, लगभग 605 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं अगर अपन इधर से जाते हैं, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ अगर जाते हैं, पश्चिम से पूरब, तो ये थोड़ा सा देखिए एरिया यहाँ पे देख रहे होंगे बड़ा है, ज्यादा लंबा है। तो ये हो जाता है कितना? 870 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 870 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम अगर जाते हैं, पूर्वी बिंदु को आप ले लो और पश्चिमी, पूर्वी बिंदु में अगर जाए तो सिंगरौली जिला हो जाएगा, और अगर पश्चिमी में जाए तो अलीराजपुर हो जाएगा। अगर उसको आप ले लेते हो तो आपका जो है लगभग 870 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर मुरैना से बुरहानपुर जो सबसे पीछे की बात करें उत्तर से दक्षिण, तो ये आपको 605 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि पूछा जाता है। अब क्वेश्चन और उठते हैं कि हमारा जो सबसे उत्तरी जिला है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो है मुरैना। कौन सा जिला है? मुरैना है हमारा सबसे उत्तरी जिला। इधर पूर्वी जिले की बात करें तो पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है पूर्वी जिला सबसे हमारा, तो ये लिखा हुआ है पूर्वी जिला। फिर अगर हम बात करें दक्षिण की तो बुरहानपुर जिसको जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, तो सबसे दक्षिण जिला। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इधर पश्चिमी जिले की, तो पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा जिला है सबसे पश्चिमी जिला? अलीराजपुर। ठीक है। तो इसमें देखिए पश्चिमी जिला को कैसे आप याद रख सकते हो? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पश्चिम में जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो वो क्या करते हैं? पश्चिम की तरह मुख करके नमाज अदा करते हैं। तो अली, अल्लाह, अली, उससे आप याद रख सकते हो कि पश्चिम में है तो पश्चिम में हो गया अलीराजपुर। ठीक है।
दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण में कौन है हमारा, बुरहानपुर है दक्षिण के अंतर्गत। ठीक, ये चीजें हो गया। जैसे सब बोलते हैं दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें तो बुरा है, तो बुरा है, तो बुरहानपुर यहाँ पर हो जाएगा। सिंगरौली, सिंगरौली जो कि आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र है, इसको कैसे याद रखोगे, गाय भैंस के सींग आपने देखे एकदम आगे की तरफ भागते हैं, तो मेनली हम पूरब दिशा की तरफ ही इसको लेके चलेंगे कि हमेशा पूरब दिशा की तरफ आगे की तरफ भाग रहे हैं, तो सिंगरौली जो है पूरब की तरह जो है हो जाएगा और पूर्वी दिशा हो जाएगा। और एक आप याद रख लीजिए मुरैना जो कि उत्तर की तरफ है। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई। तो बहुत ही इसमें जो हमने पढ़े हैं इसी से जो है आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। एक क्वेश्चन ये बनता है मानक समय रेखा वाला, फिर पूछा जाता है कितने राज्यों को टच करती है, तो ये गुजरात और ये टोटल 5 हो गए। कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन बनता है यहाँ पर किलोमीटर के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, तो इसको नोट कर लो आप बुक्स में। अगर बुक है, मैप है, तो उसमें लिख लो या फिर नोट्स बना लो कॉपी में, जो कि आपके एग्जाम में मददगार सिद्ध होंगे यहाँ पर। ठीक है, मददगार सिद्ध होंगे। अब देखिए हमारा जो अगर हम बात करें कि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, तो हमारा मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो ये भी पूर्वी गोलार्ध आएगा। तो ये जो है एक सिंपल तरीके की चीजें हैं यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर आपको उज्जैन देखने को मिल रहा होगा। तो उज्जैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है कि ये उज्जैन जो है यहाँ पर एक मंगलनाथ जगह है जो कि पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो पूरे पृथ्वी का आता है, उसको क्या बोलते हैं, मंगलनाथ, जो कि उज्जैन में है। कहां पर है, मंगलनाथ, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा उज्जैन में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, सागर है। मध्य प्रदेश का सेंटर अगर बात करोगे, एमपी का केंद्र बिंदु, क्या, एमपी का केंद्र बिंदु, तो वो आपको कहां पर मिल जाएगा, सागर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो पहले अविभाजित भारत था, जिस समय पाकिस्तान भी था, सब जुड़े हुए थे, तो उस समय जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था, वो था हमारा यहाँ पर कटनी। वो था यहाँ पर कटनी। कटनी कब था, अविभाजित, अविभाजित भारत। तो अविभाजित भारत का मतलब विभाजन के पहले जो था सेंटर वो कटनी था। और अभी अगर वर्तमान सेंटर की बात करें तो वर्तमान सेंटर अभी विदिशा आ गया है। विदिशा मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि विभाजन के बाद का, तो विदिशा आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं मैप में बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब एक चीज पूछी जाती है कि ये समय रेखा, मानक समय रेखा गुजरती है सिंगरौली से, तो ये पूरब है। तो पूर्व से जब पश्चिम की तरफ सूरज यहां से निकला, पूरब से निकला, ऐसे करके पश्चिम में जाके अस्त होगा, तो पहुंचता है, तो इसमें समय का अंतराल कितना होता है, तो 34 मिनट, लगभग 34 मिनट। ठीक है, लगभग 34 मिनट का अंतर आता है कि यहां से यहां तक जो सूर्य उदय और अस्त का जो आएगा अंतराल, वो 34 मिनट आएगा, आधा घंटा लगभग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि जो अलीराजपुर में जो सूर्य उदय होगा और जो सिंगरौली में सूर्य उदय होगा, उसमें कितने का डिफरेंस होगा, आधा घंटे का। यानी कि सिंगरौली में आधा घंटा पहले सूर्य उदय हो जाएगा और अलीराजपुर में बाद में। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा कि जब डूबेगा तो पश्चिम में पहले डूब जाएगा। मतलब इस तरीके से जो मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आधे घंटे का डिफरेंस आएगा। ये बस आपको याद रखना है कि आधा घंटा पहले सूर्य उदय हो जाता है, बस इतना जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये चीजें होंगी। ऐसे भारत में होता है कि भाई राजस्थान में जो है कम मतलब सवेरा जो है बाद में होता है, और इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है, तो ऐसे ही एमपी में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि ये चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी कि कैसे मैप रीडिंग करके जो है आपको पढ़ाई करनी है। ये मैप में आपने इतनी सारी चीजें देखी, तो आप जो है एमपी का मैप जब देखोगे तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान आ जाएगी कि यार यहाँ पे मुरैना था, यहाँ पे सिंगरौली था, इधर पे बुरहानपुर है। ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगी जब आप जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे। तो ये बेसिक चीजें देखी हमने जो कि जानना जरूरी है, जिसपे जो है क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन भी जाते हैं। चलिए, कुछ और चीजों के बारे में जाने, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें इस मैप में ही बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो लिखित रूप में है उनको भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए मैंने लिख के रखा है कि जो मध्य प्रदेश है,
भू आवेशित राज्य है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, ये देखिए हृदय प्रदेश, तो ये लैंड लॉक है। क्या है? ये लैंड लॉक है, इसके चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है, यानी कहीं भी समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है। तो लैंड लॉक एक राज्य है, ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक लैंड लॉक राज्य है। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना शैल समूह गोंडवाना लैंड का भाग है यहाँ पर। और संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखना है। देखिए ये मैंने जो बताया भू आवेशित का मतलब लैंडलॉक, ऐसे राज्य जहां जिनकी कोई समुद्री तट रेखा नहीं होती है और इनकी सीमा अन्य किसी देश की सीमा को भी नहीं छूती। तो जो मध्य प्रदेश है, इधर चाइना है, चाइना से भी टच में नहीं है, किसी भी इधर पाकिस्तान से भी टच में नहीं है, तो किसी भी देश से भी टच में नहीं लगती है। तो मेनली जो है यहाँ पर 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भू आवेशित है, वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा जो है लैंडलॉक है, किसी देश को भी नहीं छूते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है उपनाम। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का दिल या फिर हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं यहां पर, या टाइगर प्रदेश, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि टाइगर प्रदेश किसको बोलते हैं, तो कर्नाटक को बोलते थे, फिर से एमपी में ज्यादा टाइगर हो गए हैं, तो अब एमपी ही बन गया है हमारा टाइगर प्रदेश। नामकरण संस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश का नामकरण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थापना दिवस कब है? तो स्थापना दिवस है आपका 1 नवंबर 1956 और नवीनतम 2000 है, जो कि आगे के पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश का दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का दिवस मनाते हैं। वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो अलग हो गया था अपने कितने 16 जिलों के साथ, यहां पर छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो उसके बाद जो नवीनतम मध्य प्रदेश, तो अगर पूछ ले कि नवीन मध्य प्रदेश का जो है स्थापना दिवस कब है, तो वो आपको लगाना है 1 नवंबर 2000, सन 2000। छत्तीसगढ़ का भी 2000 में ही होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 30, 82, 52, जैसा कि मैंने आपको याद कराया हुआ है, तो 30, 82, 52 जो है आपको एक नंबर याद रखना है, जो कि वर्ग किलोमीटर में है। लगभग भारत का कितना 9.38%, देश में दूसरा स्थान है, सेकेंड रैंक है, फर्स्ट पे हमारा राजस्थान आता है। अब एक नोट पॉइंट लिख के रखा हुआ है कि अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह जो है क्षेत्रफल यहां भी मिलता है। तो किरार घाटी का जो विवाद चल रहा है, अगर उसको हटा दिया जाए, अगर उसको कि भाई वो एमपी में नहीं आता है, तो उसका जो हो जाएगा 30, 82, 45, ठीक है, 30, 82, 45 हो जाएगा। लगभग जो है 7 वर्ग किलोमीटर का जो है डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। लेकिन एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिए 30, 82, 52, एक बस नंबर याद रखना है, 30, 82, 52, 30, 82, 52, 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ी सी जाननी थी, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या क्या कि भैया क्या क्या बोलते हैं इसको, हम हृदय प्रदेश बोलते हैं, हम सोया प्रदेश बोलते हैं। लगभग 80% जो है सोयाबीन जो है हमारे एमपी में उत्पादित होता है। वो भी कौन सा क्षेत्र जो है, मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि विस्तार कैसा है, जो कि मैंने आपको मैप में बताया वही जो है यहाँ पर लिखित चीज में आपको देखने को मिलेगी। 21 डिग्री 6 मिनट जो है यहाँ पर अक्षांश से लेकर 26, 26.5 जो है नॉर्थ में अक्षांश में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यह है देशांतर भी, जो मैंने आपको रेखाएं बताई थी वो रेखाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। उत्तर से पूर्व का विस्तार मैंने बताया था आपको 605 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर से नॉर्थ से साउथ आप जाओगे तो 605 होगा, और इधर से जाओगे तो 870 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। संभाग कितने हैं? तो टोटल 10 संभाग है। जिले जो है यहाँ पर 52 ही है, अभी 52 है। 2 जिले जो हैं, कितने? 2 जिले प्रस्तावित हैं। क्या है? प्रस्तावित, प्रस्तावित है, अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। 2 जिले जो है यहाँ पर प्रस्तावित हैं, तो उनको भी आप जो हम आगे और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे 2 जिलों के बारे में। लेकिन अभी बस आप इतना याद रखो कि 2 जिले प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हैं, ठीक है, 2 जिले प्रस्तावित हैं। तहसील की बात करें तो 412 तहसील, विकास खंड की बात करें तो 313 विकास खंड, कुल नगर शहर 476, कुल ग्राम 54,903 ग्राम आपको देखने को मिलेंगे। आबाद ग्राम की बात करें तो 52,117, नगर निगम की बात करें तो 16 यहां पर देखने को मिल जाएगा।
नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए नोट वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 1 अक्टूबर 2018 को कैबिनेट ने भिंड व दतिया को नगर निगम बनाने का फैसला लिया था, लेकिन यह फैसला अभी भी लागू नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी पेंडिंग में है, यानी कि प्रस्तावित में ही है, प्रस्तावित में ही है। किसको? भिंड और दतिया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नगर पालिका की बात करें तो 98 है, नगर पंचायत 264, ग्राम पंचायत ये जो है पटवारी, जो पटवारी का हमारा एग्जाम हुआ था एमपी में, क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ग्राम पंचायत है, तो 22 82 4, कितना? 22,824 ग्राम पंचायतें देखने को मिलेगी। जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत 313 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कितना? 313। जिला पंचायत की बात करें तो 52। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ग्राम पंचायत पूछ लिया जाता है आपसे, तहसील संभाग पूछा जाता है, जिले पूछ लिए जाते हैं, तहसील भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सभी चीजों को आप एक एक बार देखिए, याद करिए, ताकि जो है एग्जाम में बन जाए। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, मेनली ये जरूर याद रखिएगा आप, ये वाली चीजें जो मैंने बताई है, 605 नीचे की तरफ, और इधर जाओगे तो 870 किलोमीटर। और पूर्वी में सिंगरौली है, सिंगरौली जो कि पूर्वी जिला है हमारा सबसे। इधर अलीराजपुर, यहाँ पर दक्षिण की बात करोगे तो बुरहानपुर, दक्षिण में क्या मिल जाएगा? बुरहानपुर। और यहाँ पर अगर उत्तर की बात करोगे तो मुरैना, क्या मिलेगा देखने को? मुरैना देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पीछे छोड़ा था। तो जो आईजी पुलिस, रेंज आईजी पुलिस की है तो उनके 11 आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। डीआईजी पुलिस की अगर हम बात करें तो 15 देखने को मिलेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम की बात करेंगे तो 53 है। पुलिस थाने हैं, लगभग 1100 थाने आपको देखने को मिलेंगे। चौकियां 500 जो है 79 है, यानी कि 579 है। लोकसभा सीटें, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो वो है 29। आईएमपी है, ये लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा सीटें भी पूछी जाती है, तो 230 प्लस 1 जो है यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 11 है। लोकसभा सीटें 29 है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, इसलिए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमपी में आपने देखा होगा जो ये जो है कई बार यहाँ पर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजों की और जानकारी लेते हैं। तो वो देखते हैं कौन सी चीजें हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो अगला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, राजकीय चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजकीय चिन्हों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजकीय चिन्हों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए राजकीय प्रतीक की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक जो है क्या है कि 24 स्तूप नुमा आकृतियों के अंदर एक व्रत है। 24 स्तूप नुमा आकृति जो है उसके अंदर में यहाँ पर जो है एक व्रत जो है वृक्ष है, उसमें गेहूं, जिसमें गेहूं और दूसरी ओर धान की बालियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कैसा? इस तरीके से है। और यहाँ पर जो है ऐसे 24 स्तूप है, ठीक है, 24 स्तूप है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 24 स्तूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो उसमें क्या है देखने को मिल रहा है आपको, बीच में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि उसमें एक बट वृक्ष है और उसमें बीच में जो है मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है। और वहां पर आपको जो मध्य प्रदेश शासन का हमारा जो शेर वाला जो लोगो है वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गान की। तो मध्य प्रदेश की अगर हम गान की यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश जो गान है वो है मेरा मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि मेरा मध्य प्रदेश। उसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। तो ये भी आपको याद रखना है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प यहाँ पर सफेद लिली है। कौन सा पुष्प है? सफेद लिली है, जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडियम। क्या? लिलियम, लिलियम, और उसके बाद कैंडिडम, कैंडिडम। तो ये भी आपको याद रखना है। राजकीय नाट्य की बात करें, नाट्य की बात की जा रही है तो नाट है माच, या फिर कहीं कहीं आपको बुक्स में माचा भी देखने को मिलेगा, तो माच याद रखना है। राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय जो नृत्य है वो है यहाँ पर राई। ठीक है, राई का पहाड़ वाला राई है राजकीय नृत्य। तो नृत्य और नाट्य में अंतर है, नृत्य और नाट्य में अंतर है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो राजकीय नाट्य जो है माच हो जाएगा, लेकिन राजकीय नृत्य राई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें राजकीय खेल की
तो खेल कौन है हमारा? तो राजकीय खेल की अगर बात करें तो राजकीय खेल है यहाँ पर मलखंभ। क्या है राजकीय खेल? राजकीय खेल जो है यहाँ पर वो है मलखंभ। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि राजकीय खेल में जो है ये आपको मलखंभ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजकीय खेल मलखंभ हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेल के बाद राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली जो है यहाँ पर महासीर आपको देखने को मिलेगी। महासीर जो है राजकीय मछली है, ठीक है, जो कि विलुप्त प्रजाति अब हो गई है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो दर्जा मिला है वो महासीर को मिला है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंघा, वो भी कौन सा? ब्रेडरी प्रजाति का। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का है। तो ये है हमारा बारहसिंघा जो कि ब्रेडरी प्रजाति का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेनली आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मंडला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है हमारा, कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको बारहसिंघा देखने को मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बारहसिंघा के बाद जो है हमारा राजकीय पक्षी के बारे में पूछा जाता है। तो राजकीय पक्षी की बात करें तो जिसका नाम है दूधराज। क्या नाम है? दूधराज। और शाह बुलबुल इसको बोला जाता है, यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका जो है, ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। तो इसका अगर देखें तो ये भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बोला जाता है क्या? शाह बुलबुल। ठीक है, क्या बोला जाता है? शाह बुलबुल इसको बोला जाता है। और अगर इसके हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगला जो है राजकीय वृक्ष की बात की जा रही है। तो राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पर बरगद का वृक्ष है, जिसको हम बट वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बट वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का जो है बहुत ही विशाल पेड़ होता है हमारा बरगद का, बट वृक्ष बहुत ही विशाल हो जाता है। तो ये हमारा जो है राजकीय वृक्ष का दर्जा इसको मिला गया है बरगद के पेड़ को। और अगर हम इसकी बात करें साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा फाइकस। क्या? फाइकस। फाइकस बोला जाता है इसको, फाइकस बेनगेलेनेसिस। ये भी आपको याद रखना है कि वेन गैलेंसिस, ठीक है। तो फाइकस याद रखो, फाइकस आप याद रख सकते हो। फाइकस जो है इसका जो है ये हमारा एमपी का पेड़ हो गया कि भैया बरगद का पेड़ है। और राज्य की फसल के बारे में बात कर ले तो फसल जो है सोयाबीन, सबसे ज्यादा हम सोयाबीन ही करके देते हैं, लगभग 80%। तो फसल भी सोयाबीन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमने क्या देखा? राज्य के कुछ चिन्ह देखे जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजकीय फल, तो फल तो हमेशा भैया आम है, फलों का राजा ही है। फलों का क्या है? राजा। तो फलों का राजा कौन है? आम है, तो आम को राजकीय फल का दर्जा मिला है। राजकीय नदी की बात करें, नर्मदा नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी बात करें 1077 और 1312, ये दो नंबर लिखे हैं वो क्या है बता देता हूं मैं। ये हमारी नर्मदा नदी है। और ये सीन आप देखोगे, ये सीन कहाँ का है? अगर आपने मूवी देखी होगी जहां पर भेड़ाघाट में जो है शूटिंग करी गई थी, जो हमारी जो ऋतिक रोशन साहब थे मोहनजोदाड़ो, उसमें जो है ये सीन लिया गया था, यहाँ पर शूटिंग भी हुई थी। तो वही इमेज मैंने ली हुई है। जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? जबलपुर। जबलपुर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा भेड़ाघाट, जो कि दार्शनिक एक पर्यटन स्थल भी है। तो 1077 जो मैंने लिखा, 1077 किलोमीटर, और एक मैंने लिखा 1312 किलोमीटर। तो ये दोनों क्या है? 1077 क्या है कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में नर्मदा नदी, एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई, क्या? एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये एमपी में है। 1312 की बात करें तो 1312 किलोमीटर जो है ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरे मतलब भारत में, पूरे भारत में यानी कि टोटल, ठीक है, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ यानी कि टोटल लंबाई। तो अगर कुल लंबाई पूछ ले नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो वो आपको लगाना है 1312 किलोमीटर। और अगर पूछे कि सिर्फ एमपी में कितनी बहती है, सिर्फ मध्य प्रदेश में ये कितनी बहती है, तो मध्य प्रदेश में कितनी? 1077 किलोमीटर बहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बने हुए, इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा इस पे जोर डाला है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। नोट की बात करते हैं। नोट में मैंने क्या लिखा है? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी तथा राजकीय वृक्ष 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ, कौन सी? 25th
25वीं वर्षगांठ पर राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981 के द्वारा घोषित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बारहसिंघा को किस अधिनियम के थ्रू बनाया गया था, तो वो बनाया गया था भैया राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, इसको आप जरूर नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि जो है एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो मैंने जनगणना का भी छोटा सा भाग लिया है, एक वीडियो हम देखेंगे जिसमें जनगणना के ऊपर बहुत सारी चीजें और देखेंगे यहाँ पर। तो ये सामान्य परिचय में आता है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर आपको लिया है। जनसंख्या 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से देश में हमारा 5वां स्थान है, लगभग 6%। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो लगभग जो है 51.79% आपको देखने को मिलेगा। महिला जनसंख्या 48.21% आपको देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो है अच्छा यहाँ पर 931 है, और भारत का अगर बात करें तो 943 है। तो हम जो है अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भैया 20% की दर से जो है जनसंख्या हमें यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग जो है 72% ग्रामीण क्षेत्र है। नगरीय जो है यहाँ पर 27% ही आपको 27.5% देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में अगर हम बात करें तो लगभग 15.61% है। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करते हैं तो एसटी की बात करें तो लगभग 21% है, जो कि इंडिया में हम इस चीज में फर्स्ट रैंक है। यानी कि एसटी की अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में हम जो है देश में प्रथम स्थान रखते हैं। कौन सा स्थान रखते हैं हम देश में? प्रथम स्थान यहाँ पर रखते हैं। साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 69.32% यहाँ पर साक्षरता में आते हैं। और देश में केरल जो है, देश में केरल का फर्स्ट रैंक है। और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी के अंदर जो है जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर जो है शिक्षा क्षेत्र में फर्स्ट रैंक पे आता है, लगभग जो है 81%। तो जबलपुर फर्स्ट रैंक में एमपी में। और देश की अगर हम बात करें तो देश में केरल यहाँ पर फर्स्ट रैंक में आता है। पुरुष की शिक्षा दर की बात करें तो लगभग 78.7%, और स्त्री में बात करें तो लगभग जो है 60% आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एसटी के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एसटी का आप परसेंटेज बताओ कितना है और कौन सा रैंक है, तो वो फर्स्ट रैंक देश में सबसे ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो स्लाइड है, स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये मध्य प्रदेश है किन किन यहाँ पर जिलों के साथ सीमा बनाता है, किन किन राज्यों की जिलों के साथ सीमा बनाता है, और कौन कौन से राज्य से सबसे ज्यादा कितने किससे बनाता है, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप देख रहे होगे लगभग जो है ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो रहा है, तो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सबसे लंबी सीमा, क्या सबसे लंबी सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी सीमा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ लगाते लगभग 13 जिले। कितने जिले यहाँ पर? 13 जिलों के साथ जो है सबसे ज्यादा सीमा बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश। सेकंड रैंक आता है हमारा राजस्थान का, 10 जिलों के साथ जो है सेकंड रैंक पे है। ये कितने? 10 जिलों के साथ ये सेकंड रैंक पे है राजस्थान। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में तो सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 जिलों के साथ जो है ये थर्ड रैंक पे है हमारा जो महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र की सीमा जो है 9 जिलों को छूती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितना है आपका? 7 जिले हैं। अब कुछ बुक्स में आप देखोगे तो आपको कितने? 6 जिले मिलेंगे। क्या? 6 जिले मिलेंगे, जिसमें जो है मंडला जिला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मंडला जिला देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से जो हमारा मध्य प्रदेश की वेबसाइट है उस पर ये दी गई है कि जो मंडला जिला है वो भी जो है छत्तीसगढ़ के सीमा को छूता है, ऐसा बताया गया है। तो वहां की वेबसाइट से ये डेटा निकाला गया है, तो उस हिसाब से जो है हमने यहाँ पर 7 लिखे हैं। अगर ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 और मतलब 5 6 7, तो अगर 7 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप 6 पे जाएंगे, लेकिन अगर 7 है ऑप्शन में तो आप 7 आंसर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये कैसा हो गया? 4th रैंक हो गया हमारा। ये रैंक वाइज है, फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ यानी कि गुजरात जो कि सबसे छोटा है, और ये जो है 2 जिला झाबुआ और अलीराजपुर, सिर्फ 2 जिलों के साथ यहाँ पर ये सीमा बनाता है। अब झाबुआ जिले की हम बात करते हैं। क्या? झाबुआ। तो झाबुआ जिला एक ऐसा जिला है जो कि गुजरात के साथ भी यहाँ पर जो है सीमा बनाता है, और राजस्थान के साथ भी बनाता है, राजस्थान के साथ भी बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में। अलीराजपुर गुजरात के साथ भी बनाता है और महाराष्ट्र के साथ भी बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इधर पे आप शिवपुरी को देखो, शिवपुरी इधर यूपी में भी जा रहा है और इधर राजस्थान में भी जा रहा है। तो शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ भी टच में है और राजस्थान के साथ भी यहाँ पर टच में है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इधर बालाघाट की, तो बालाघाट एक ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है। और सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो कि इधर यूपी से भी टच में है और इधर हमारा छत्तीसगढ़ से भी टच में है। तो कितने देखिए, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली, 1 2 3 4 5 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने एक लिखा लगा है सीमावर्ती और अंतर्वर्ती। तो इन दोनों जिलों में डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करें अंतर्वर्ती जिलों की, तो अंतर्वर्ती जो जिले होते हैं, अंतर्वर्ती जिले ऐसे जिले जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, किसी भी राज्य की सीमा को यहाँ पर टच नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है अंतर्वर्ती यहाँ पर जिले। और सीमावर्ती जिलों की बात करें तो जो कि राज्य किसी न किसी उसको टच यहाँ पर करते हैं। तो आई होप कि ये मैप में आपको क्लियर हो गया होगा, मैप जो मैंने बना के रखा है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिलों की अगर हम बात करें तो अंतर्वर्ती जिले जो है यहाँ पर आपको कितने देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 17 देखने को मिलेंगे। कुछ बुक्स में आपको 18 मिलेंगी जो कि मंडला को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि भारत सरकार की जनगणना 2011 के नक्शे एवं मंडला जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तो जो बुक अगर इसको नहीं मानेंगे तो वहां पर ये 18 जिले आपको देखने को मिलेंगे, और जो बुक मान रही हैं, वैसे बहुत कम बुक में आपको ऐसा मिलेगा, तो जो बुक मान रही है वहां पर आपको 17 मिलेंगे। तो आप 17 याद रख के चलो, क्योंकि मंडला जो है आप उसकी मंडला की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। भारत की जनगणना 2011 के नक्शे के अनुसार मंडला ने बोला है कि भैया हम छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पर हटा दिया, क्योंकि अगर सीमा को छू लिया तो अंतर्वर्ती नहीं है। तो कौन कौन से हैं? ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर और उमरिया। कई बुक्स में यहाँ पर एक मंडला जिला भी आपको देखने को मिलेगा। कर्क रेखा की बात करें तो भैया कर्क रेखा कितने 14 जिलों के साथ जो है गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। तो वो 14 जिले कौन से हैं? पश्चिम से स्टार्ट हो रहा है, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो वो कौन कौन से जिले हैं? वो है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सिंगरौली है इधर सबसे नीचे पूर्वी क्षेत्र में, और ये मुरैना यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र से आ रहा है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार की जनगणना 2011 के नक्शे एवं सीधी जिले की वेबसाइट के अनुसार सीधी जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर नहीं लगती। किसकी? सीधी की उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, ऐसा इन्होंने भी यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि सीधी जिला जो है वो नहीं टच करता है किसको? उत्तर प्रदेश की सीमा को। तो ये भी जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 10 जिले जो है राजस्थान के साथ जाते हैं, तो वो कौन है भैया? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के साथ लगते हैं। 9 जिले महाराष्ट्र के साथ लगते हैं, वो कौन कौन से जिले हैं? मैंने बताया हुआ है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट।
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 7 जिले छत्तीसगढ़ को छूते हैं। अब 7 यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, बुक्स में आपको क्या मिलेगा, 6 जिले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मंडला को वो नहीं मान रहे थे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके हिसाब से देखिए, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट बस मिलेगा। लेकिन मंडला भी टच करता है, मंडला की वेबसाइट के अनुसार, सरकारी वेबसाइट के अनुसार मंडला भी जो है छत्तीसगढ़ को टच करता है। तो यहाँ पर 7 जिले हम मानेंगे इसको। 2 जिले गुजरात, और जो गुजरात के साथ टच करते हैं वो है झाबुआ और अलीराजपुर। तो ये सिर्फ 2 जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा यहाँ पर बनती है हमारे मध्य प्रदेश की। तो ये भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने भाग 1 देखा है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम दूसरा पार्ट देखेंगे उसमें भी हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरे पार्ट में उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में प्रथम, देश में प्रथम, इन सब चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न कैसे बनते हैं। एमसीक्यूज देखिए, इसमें जो है आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। हम पूरे जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को भी पढ़ेंगे। अभी हम डिटेल पढ़ ले, फिर एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भैया मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी या नाम किसने दिया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि नाम किसने रखा, तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम रखा। पूछ लिया जाएगा कि हमारा जो है राज्य के पशु कौन है, तो बारहसिंगा। राज्य के पक्षी कौन है, तो दूधराज, है ना, फ्लाई कैचर। या फिर पूछ लिया जाएगा कि कितने ऐसे जिले हैं जो राजस्थान और गुजरात को टच करते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान और गुजरात दोनों को टच करता है? तो यहाँ पर आपको आंसर झाबुआ लगाना पड़ेगा, है ना। कौन सा ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को टच करता है? तो वो अलीराजपुर लगाना पड़ेगा। जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? बालाघाट हो जाएगा। सिंगरौली पूछ लिया जाएगा तो वो यूपी को भी टच करता है और सीजी को भी टच करता है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं। यही 2-3 क्वेश्चन है जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये भी जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए, ये कोर्स को देखिए आप, और वीडियोस देखिए यहाँ पर, और एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।